अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे पास पेपर के एमसीक्यूज़ फिज़िक्स सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ एट विच एंगल कॉम्पटन वेवलेंथ इज़ इक्वल टू कॉम्पटन शेफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 90 एंगल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्पटन वेवलेंथ एंड कॉम्पटन शेफ्ट क्या चीज़ है। तो आपने कॉम्पटन इफ़ेक्ट पढ़ा होगा फिज़िक्स में। तो हमारे पास जो आपको इधर एक इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। इक्वेशन के इस साइड पे हमारे पास है लेमडा, जैसे द सिंबल ऑफ वेवलेंथ, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम नॉट सी इज इक्वल इन टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन वेव लेंथ। एंड जो दूसरा चीज़ है एच डिवाइड बाय एम नॉट सी, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शेफ्ट। अब ये दो कब इक्वल होंगे, तो उसके लिए एक ही रीज़न है कि हमारे पास जो ब्रैकेट में ये वाला जो चीज़ है दिस वन, इससे हमारे पास वन बन जाए। अगर वन बन गया तो हमारे पास इसके साथ वन मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, दोनों को इक्वल बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वन कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमने इसमें एंगल पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास वन माइनस ऐसा चीज़ हमने इससे माइनस करना है ताकि हमारे पास ये वन बन जाए। तो इससे हम सिर्फ एक ही चीज़ माइनस कर सकते हैं, दैट इज़ ज़ीरो। तो अब ज़ीरो हम कॉस थीटा से कैसे फाइंड आउट करें, तो अगर हम कॉस 90 पुट कर ले तो एट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कॉस 90 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, ज़ीरो। तो अब इसमें आप ज़ीरो पुट कर ले तो हमारे पास वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, और वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इज़ योर आंसर। लेकिन इसको चंद मज़ीद चीज़ पे इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ज़ीरो पुट कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, तो cos ज़ीरो हमारे पास बराबर होती है वन की। अगर इधर हम वन पुट कर ले तो वन माइनस वन ज़ीरो बन जाएगा, और ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब कुछ हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ, दिस इज कॉम्पटन वेवलेंथ, इट्स लेमडा माइनस लेमडा डैश माइनस लेमडा, लेमडा इज सिंबल ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स ए ग्रीक वर्ड। तो इसमें कॉम्पटन वेवलेंथ कब ज़ीरो के बराबर होगा, जब एंगल ज़ीरो हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्पटन वेवलेंथ एंड कॉम्पटन शेफ्ट किस चीज़ के दोनों कब बराबर होंगे, इक्वल कब होंगे एक दूसरे के, तो 90 पे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब कॉम्पटन वेवलेंथ इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ द कॉम्पटन शेफ्ट के, तो वो एंगल होगा 180। ठीक है, क्योंकि cos 180 बराबर होती है माइनस वन की। तो अगर वन माइनस वन हो जाए, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वन माइनस वन हो जाए तो हमारे पास बन जाएगा प्लस टू। सही बात हो गई ना, तो वन प्लस वन हमारे पास टू बन जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ द कॉम्पटन शेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वर्क इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और एन डैश। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तब जाके हमारे पास वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, क्योंकि वर्क हमारे पास बराबर है एफ डी कॉस थीटा। अब हमारे पास वर्क कब नेगेटिव होगा, जब इधर से हमारे पास नेगेटिव चीज़ आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम अभी हमने पढ़ लिया कि cos 180 हमारे पास बराबर होती है माइनस वन की, तो अगर इधर 180 पुट कर ले हमारे पास माइनस वन बन जाएगा, और एफ डी भी हमारे पास माइनस एफ डी बन जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी। अब ये कब होगा, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, और इसके हाथ में कुछ एक मास है, जो भी मास है। अब ये इसको विद अ कांस्टेंट स्पीड इसको गिराना चाहता है, नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है। ठीक है, टुवर्ड द ग्राउंड। तो आप मुझे ये बताएं, अगर इधर स्पीड में कांस्टेंट रखना चाहता हूँ, स्पीड को क्या करना चाहता हूँ, कांस्टेंट, तो मुझे क्या करना होगा कि इसको एक कांस्टेंट फोर्स में अपवर्ड लगाऊंगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो ये खुद नीचे जा रहा है, उसकी वेट की वजह से, मास की वजह से, तो एक डाउनवर्ड तो इस पे जा रहा है। अगर मैं ऊपर इस पे एक कांस्टेंट फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में नहीं लगाता तो ये विद एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगा, मतलब स्पीड कांस्टेंट पर नहीं होगा। तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए मैं एक अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा। ठीक है,
अब फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो गई, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो मोमेंट है ये नीचे की तरफ है क्योंकि मैं उसको नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ, मैं कहीं मोशन नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी जगह पे खड़ा हूँ। एक बॉल है मेरे पास हाथ में है और इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर ये बॉल की सूरत में आपको जहन नहीं बनेगा, लेकिन इसको अगर आप कोई हैवी सा वेट कंसिडर कर ले तब आपके जहन में ये पिक्चर बन जाएगा कि अगर इसको हम नीचे की तरफ लाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक कांस्टेंट फोर्स जो है अपवर्ड की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा ताकि इसका जो एक्सेलरेशन है उसको ख़त्म कर सकें और इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे ला सकें, ठीक है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में, अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड या डिस्टेंस आप कह ले। तो एंगल एक दूसरे के दरमियान कितना बना, 180। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अपोजिट या नेगेटिव वर्क। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्क डन हमारे पास 3 किस्म के हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन में कौन सा फोर्स होगा। अब इस फर्स्ट वाले को कंसिडर कर ले, दिस इज़ अ बॉय और इसको पुश कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ, ज़ीरो एंगल, ठीक है। और आपको पता है कि cos ज़ीरो हमारे पास किसकी बराबर होती है, हमारे पास 1 के बराबर होती है। हमारे पास वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव भी हुआ एंड वर्क डन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वाले को कंसिडर कर ले, इसमें हमारे पास एक बॉडी बिल्डर है और इस वेट को लेफ्ट कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो दोनों के डायरेक्शन अगेन ज़ीरो। दोनों के एंगल कितना होगा, दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो एंगल हो गया। तो अगेन पॉजिटिव वर्क एंड यस वर्क इज़ पॉसिबल। अब इसमें आप देख ले कि एक बंदा है और ये हमारे पास फोर्स लगा रहे अपवर्ड, क्योंकि ये एक वेट है, ये नीचे के डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन हम इसको कांस्टेंट रखने के लिए, अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए हम इस पे एक फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इसको इसी डायरेक्शन में कांस्टेंट इसका जो पोजीशन है वो मेंटेन रख सके। तो एक फोर्स इस पे अपवर्ड लग रहा है और डायरेक्शन, क्योंकि ये बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे पास डायरेक्शन ये हो गया। तो अब ये फोर्स है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल इनके दरमियान कितना हो गया, 90 एंगल हो गया, ठीक है। ये फोर्स है एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो 90 एंगल बन गया ना। तो अब 90 एंगल जब भी बनेगा आपने याद रखना है, क्योंकि 90 cos 90 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, ज़ीरो। तो जब इधर मैं ज़ीरो पुट करूंगा तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एंड जब भी 90 एंगल बनेगा वर्क डन ज़ीरो होगा, नो वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस केस में आप देख ले कि हमारे पास ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस डायरेक्शन में, लेकिन दीवार पे लगा रहा है। अब दीवार तो हिल नहीं सकता अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट की वजह से तब भी वर्क डन हमारे पास नहीं होगा। तो आपने ये समझना है कि वर्क डन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फोर्स, सेकंड वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड द थर्ड वन इज़ द एंगल, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कौन सा एंगल है। अगर एंगल 90 होगा तो हमारे पास वर्क डन नहीं होगा। अब ये 90 एंगल कब कब होता है, इसके लिए आप कह दें कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी हमारे पास उसका वर्क डन ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दिस इज आइंस्टाइन। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास लाइट होती है और वो पाल करती है, उसकी जो फोटॉन होती है उसके लिए कंडीशन ये है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि उस फोटॉन की जो एनर्जी है वो उस मेटल पे जिस पे ये पाल कर रहा है उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन ये है कि हम उस मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, ठीक है। कैसे, ये आप देख ले, हमारे पास दिस इज़ अ बीम ऑफ फोटॉन जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है और दिस इज़ अ मेटल, ठीक है। ये हमारे पास मेटल है, इस पे सरफेस पे ये टकरा रही है और इधर से ये आप ब्लू कलर में देख रहे हैं कि हमारे पास फोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है इससे इमिट हो रहा है, ठीक है। तो अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन ये है कि ये जो मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इससे सरफेस से जितना एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। अब जो फोटॉन आ रहा है उसका एनर्जी जो है या उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो इसके एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तब ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो अपेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी आप देख ले, इस करंट को आप देखते जाए, लाइट मैंने ऑन किया, इलेक्ट्रॉन आ गए, आप एम्पेयर को देख ले, हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। जैसे लाइट ऑन होती है ये इधर आ जाता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल एन। तो ये हमारे पास वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है।
अब क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़रा समझते हैं। पेयर प्रोडक्शन क्या है, वेयर अ हाई एनर्जी प्रोटॉन अ पार्टिकल, या मतलब एक लाइट ट्रांसफॉर्म इनटू पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, एक पार्टिकल बनेगा और वो इसका अगेंस्ट बनेगा। लाइक अगर मैं कह दूं कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बना तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन बनेगा, ठीक है। व्हेन इट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस, कब बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक न्यूक्लियस का होता है उसके करीब से गुजरेगा, तब जाके ये हमारे पास क्या होगा, पेयर प्रोडक्शन होगी। अब इसको आप देख ले, दिस इज इलेक्ट्रॉन कमिंग, जैसे ही न्यूक्लियस के करीब जाता है हमारे पास दो आप देख सकते हैं, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है एंड दिस इज पॉजिट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन हमारे पास बन गया। अब वैक्यूम में क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको पता है वैक्यूम में कोई भी चीज़ नहीं होता, जब वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं होता तो हमारे पास कैसे पॉसिबल है उधर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसके साथ इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी इधर अप्लाई नहीं होती वैक्यूम में, तो दैट्स वाई पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। नेक्स्ट इज पी टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ होल्स। तो पहले इसको समझते हैं कि पी टाइप क्या चीज़ है, एन टाइप क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है, सेमीकंडक्टर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना बिटवीन किस चीज़ के होते हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इसके दरमियान अगर इसकी कंडक्टिविटी है तो इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। यानी इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता एंड कंडक्टर अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है, तो सेमीकंडक्टर इसके दरमियान वाला चीज़ है। फिर सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, द वन इज इंट्रिंसिक एंड द अदर वन इज एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं होती। अब एक्सट्रिंसिक कौन सा है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। अब इधर इम्प्योरिटी से मेरा मुराद ये है कि इसमें कोई दूसरा एलिमेंट हम इंसर्ट कर ले, ठीक है, इसके अंदर कर ले, और इस इंसर्शन को हम कहते हैं डोपिंग फिनोमेना। इसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग। किसी मेटल के अंदर, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कोई और एलिमेंट अंदर लेके जाना, उसके अंदर इंसर्ट करना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डोपिंग। अब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर इसके अंदर में कोई और एलिमेंट, इधर आप देख सकते हैं, इधर बोरान है और इधर हमारे पास ये है, तो अगर इसके अंदर मैं ऐसा एलिमेंट इंसर्ट कर लूँ तो अब जाके ये क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और अब इसको हम बनाते क्यों हैं, इंट्रिंसिक तो हमारे पास है, तो एक्सट्रिंसिक को हम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि इंट्रिंसिक जो है इसका जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारे पास कम है, ठीक है, देन एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आर मोर कंडक्टर देन द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और रीज़न इसका क्या है वो भी आगे बताते हैं। अब एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है, ठीक है, तो एन से आप याद रख ले नेगेटिव और पी से आप याद रख ले पॉजिटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड पी जो पॉजिटिव मैंने आप याद रख लिया है, तो इसमें हमारे पास है होल्स होती हैं, होल्स, तो होल्स पे आप कंसिडर कर ले कि पॉजिटिव चार्ज है। अब जब भी आपको आ जाए कि पी टाइप में मेजॉरिटी क्या चीज़ है, तो होल्स है, तो पी से आप पॉजिटिव याद रखें और होल याद रखें। और इसी तरह एन टाइप जो मटीरियल्स होगा उसके लिए आपने क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये बनते किस तरह है ये भी आप ज़रा सुन लें। ये हमारे पास सिलिकॉन है दोनों साइड पे। अब जो एन टाइप हम बनाएंगे इसके लिए हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये हमारे पास है ग्रुप 4 से, ठीक है। अब ग्रुप 4 में है तो इसमें ज़ाहिरी बात है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, इसमें ग्रुप 5 का एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। कौन सा, ग्रुप 5 का, ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सके और इलेक्ट्रॉन को जो मेजॉरिटी है देन द होल्स वो ज़्यादा बन सके, ठीक है। तो एन टाइप में हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, ग्रुप 5 का।
अब पी टाइप में हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप 4 का है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। इसके वैलेंस शेल में आप देख लें, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। सिलिकॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर हमने बनाना है पॉजिटिव, तो हमने ऐसा एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो। 4 तो ये है ना, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसमें ग्रुप थर्ड का एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, थर्ड ग्रुप का। अगर थर्ड ग्रुप का हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम होगा, तो सिलिकॉन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन इस बोरान के आउटर मोस्ट शेल की तरफ आएगा। तो जब ये इधर आएगा तो एज ए रिजल्ट इधर क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस से निकलता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एकमोडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक चीज़ थी। जस्ट आपने क्या याद रखना है कि एन टाइप हमारे पास नेगेटिव होता है, मेजॉरिटी इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है, होल्स उस इसमें कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है देन होल, और इस पर नेगेटिव चार्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है गामा रेज कंसिस्ट ऑफ। तो गामा रेज में हमारे पास क्या हो, फोटॉन होते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसमें सब में हमारे पास क्या होती है, फोटॉन्स होती है। Next question is question number 7. When light enters from vacuum to water, which quantity will not change? तो इसकी एक ही क्वांटिटी है, दैट इज फ्रिक्वेंसी, वो इसकी चेंज नहीं होती। तो इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे पास लाइट होती है, एक इसकी होती है फ्रिक्वेंसी, एक होगी इसका लेमडा यानी वेवलेंथ, एक होगी इसका स्पीड, और एक होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो जब ये एक मीडियम से, लेट्स से इस साइड पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ वाटर, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास है एयर। तो जब ये इधर आता है, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टूवर्ड्स वाटर, तो चूंकि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो बजाय इसको इस तरह जाने की ये थोड़ा सा अपना एंगल बेंड कर देता है, और इसको हम कहते हैं चेंज इन द एंगल या रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास इसने क्या किया, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, साथ में इसका स्पीड चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डेंस मीडियम में जा रहा है ना, तो स्पीड इसका कम हो जाएगा, और इसके साथ इसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसका हमेशा सेम रहेगी, और आपको पता है कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वेव मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप ये देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट ये कहता है कि किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आएगा, जब हमारे पास एक ऑब्जर्वर या जो साउंड सोर्स है ये एक दूसरे के करीब आ जाए या एक दूसरे से दूर जाए, तब इस साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। और ये चेंज किसको महसूस होगा, ऑब्जर्वर को। ठीक है, एक्चुअल में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अपीरेंट चेंज आएगा, यानी ऑब्जर्वर को ये महसूस होगा, बाकी चेंज तो नहीं आएगा। अगर एक सोर्स है उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी, अभी हमने कह दिया वो तो एक कांस्टेंट उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन जो ऑब्जर्वर सुनने वाला है उसके कानों पे ऐसा लगेगा कि इसका साउंड जो है ये लो पिच का है या हाई पिच का है। कैसे, अभी हमारे पास एक सोर्स है, एक बंदी इधर है और एक बंदा इधर है, तो बंदी इसके करीब है और ये इससे दूर है, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसको हायर पिच रिसीव होगा, और जो इससे दूर होगा उसको लो पिच रिसीव होगा। नेक्स्ट इज विच फिनोमेना शोज दैट लाइट इज अ वेव नेचर। तो 3 आपने याद रखने हैं कि इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन, ये 3 फिनोमेनाज है जो कि क्या प्रूफ करते हैं कि लाइट इज अ वेव नेचर। ठीक है, अब इसको समझते हैं बारी बारी के इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एक क्या चीज़ है। तो रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ वेव एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक मीडियम से जब ये दूसरे मीडियम के लिए जाता है तो उसके डिफरेंस इन द डेंसिटी की वजह से, जो उसकी डेंसिटी, लाइक अगर ये एयर है एक साइड पे और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, वाटर है या ग्लास है, जो भी है, तो जब भी ये इससे इस मीडियम की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, द चेंज इन द डायरेक्शन अकर, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है,
अब मैं आपको मिसाल कहता हूँ, इस साइड पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ वाटर, ठीक है। अब लाइट, हमारे पास एक लाइट वेव आ गया, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होगा विथ सम एंगल, ठीक है, और भी रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। दूसरा है रिफ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, अच्छा ये जो मैंने बता दिया दिस इज रिफ्रैक्शन। अब इंटरफेरेंस की तरफ आते हैं। इंटरफेरेंस में हमेशा दो या दो से ज़्यादा वेव्स होंगे और वो कंबाइन होकर एक न्यू वेव बनाएगा। आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें दो वेव्स जो है आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसमें दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड ऐड होंगे, या डिस्ट्रक्टिव होगा जिसमें दोनों के जो एम्पलीट्यूड है एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, और ये इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो बनते हैं। द नेक्स्ट वन इज डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन क्या है हमारे पास, दिस इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन इट पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। अब जब भी हम एक वेव को पास करते हैं थ्रू अ ओपनिंग, तो वो उस ओपनिंग के इर्द गिर्द क्या होता है, बेंड होता है, तो दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। अब इसको हम डायग्राम्स के थ्रू भी समझते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस। अब इसमें आप देख लें, इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है कि जो वेव्स होंगे दो या दो से ज़्यादा, वो सेम कोहेरेंट होनी चाहिए, मतलब उसका सोर्स जो है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेव को पास करते हैं थ्रू दिस ऑब्स्टिकल। ये आप देख सकते हैं दिस ब्लैक वन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है और इसमें हमने दो होल्स किए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन। जैसे ये वेव इससे गुजरती है, हमारे पास दो वेव प्रोड्यूस होती है, एक इधर वेव वन एंड वेव टू। तो अब चूँकि डाइफ्रैक्शन की वजह से ये इसकी तरफ इस तरह बेंडिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसका इसकी तरफ इस तरह। जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे तो दो वेव्स आपस में क्या हो जाएंगे, किस बाज़ जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बाज़ जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव होगा, तो हमारे पास इसी तरीके से लाइट एंड डार्क बैंड बनेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डाइफ्रैक्शन। तो अभी मैंने बता दिया कि डाइफ्रैक्शन क्या होता है कि एक नैरो ओपनिंग, अभी आपको थोड़ा सा बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये नैरो ओपनिंग होता है इस तरीके से, तो ये इसके इर्द गिर्द इस तरह बेंडिंग होती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास इस साइड पे क्या है, एयर है या जो भी आप ये वैक्यूम कह दें, एंड दिस इज ग्लास, प्रिज्म है ये, ठीक है, ग्लास से बना है। तो जैसे लाइट इधर से आता है, अब इसको पास होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन ये किधर पास हो गया, इसी डायरेक्शन में, तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ मैटर वेव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो दिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रॉगली। अब डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, डी ब्रॉगली ने ये बताया था कि अगर हमारे पास फोटॉन जो है एज अ मैटर जो है वो बिहेव कर सकता है, देन व्हाई नॉट मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। तो उसने ये कहा, अब मिसाल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ अ पार्टिकल मैटर। तो जब ये पाल करता है ऑन द मेटल सरफेस इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उधर क्या करता है, हमारे पास फोटॉन क्या है, फोटॉन जब पाल करता है ऑन द सरफेस ऑफ दी मेटल, तो उधर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो इधर फोटॉन ने किस तरह बिहेव किया, फोटॉन चूँकि वेव है ना, तो उसने बिहेव किया एज अ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ही पार्टिकल को रिमूव कर सकता है। अब वेव का तो इतना वो नहीं है कि वो पार्टिकल के रिमूव कर ले, तो इसलिए फोटॉन ने क्या किया, एज अ पार्टिकल इधर बिहेव किया। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट देख ले कि उसमें अब जिस तरह हमने इधर पिछले वाली स्लाइड में हमने इधर कर दिया, ये डाइफ्रैक्शन आप देख ले, तो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड में एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह डाइफ्रैक्शन चीज़ें बनी थी। तो दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंट फॉर वेव नेचर प्रूव, कि उसके लिए प्रूव करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने इस तरह शो कर दिया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन ने इस तरह शो कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, तो ये आपने याद रखना है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रियोस्टेट इज मेड ऑफ, तो रियोस्टेट हमारे पास बनता है निक्रोम वायर से। अब रियोस्टेट क्या है, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर और इसका काम होता है
करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना, इसके अमाउंट को कैसे कंट्रोल करना, इसकी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना। कैसे, ये डायग्राम आप देख ले हमारे पास। तो इसमें हम क्या करता है, आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस एल को हम इंक्रीज डिक्रीज करके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। एंड आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब इंक्रीज डिक्रीज होगा तो हमारे पास करंट भी उसके साथ चेंज होगा। ठीक है, तो अगर करंट है तो करंट, रेजिस्टेंस एंड लेंथ, लेंथ को हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उस सर्किट से जो करंट पास होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा। और ये जो वायर आपको दिख रहा है, दिस वन, ये आप देख ले, तो दिस इज निक्रोम वायर। फेनामिना ऑफ लाइट यूज इन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज कलर्स इन आइली वाटर ऑन अ रोड आर ड्यू टू विच फेनामिना। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरफेरेंस। या आपने रोडों पे इस तरह चीज़ें देखी होंगी कभी कभार, ये पेट्रोल वगैरह जब ये सारी चीज़ें इस पर गिर जाती हैं तो उसकी वजह से, या ऑयल वगैरह, तो इस तरह पर दिखता है। तो दिस इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस। नेक्स्ट इज लाइट वेव्स आर, तो लाइट वेव हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, फिर इसको भी समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरह है। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती है जिसमें जो पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट करेगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, किस तरह ऑसिलेट करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और जो वेव होगा वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड दिस इज द पार्टिकल दैट इज ऑसिलेटिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इस तरह के वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। अब इसमें कुछ और टर्म्स ही आप याद रख लें कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ, दिस इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ। तो जो अपर एम्पलीट्यूड होता है दैट इज क्रस्ट एंड जो लोअर हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, अच्छा, और ये जो हाइट है दिस वन, मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब इसको आप देख लें, इसको आप अभी के लिए नेगलेक्ट कर लें, इस वाले को आप देख लें, लाइट वेव को। तो इसमें आप देख लें हमारे पास एक है इलेक्ट्रिक पार्ट और एक है मैग्नेटिक पार्ट। तो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट। जो रेड आपको दिख रहा है इस पे आप फोकस कर लें। इसमें जो आपको दागे जो बीट सा नज़र आ रहा है ना, इस तरह एक चीज़, एक किसी एक पे आप फोकस कर ले तो आपको दिख जाएगा कि दे आर ऑसिलेटिंग, दिस इज़ अ मीन पोजीशन। जो आपको ये वाला दिख रहा है दिस इज़ मीन पोजीशन, तो ये इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं। तो पता चला, और वेव्स की डायरेक्शन कौन सा है, जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है दिस वन, तो दिस ब्लैक लाइन इज़, अभी मैंने रेड कर दिया, तो दिस वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेव। और जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउनवर्ड। जो ब्लू वाला है वो पे आप सही नहीं समझते हैं क्योंकि उसका एंगल थोड़ा सा आपसे दूसरे साइड पे है, लेकिन रेड वाला आप सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई लाइट वेव ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर्स हैव डैश टर्मिनल। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज पी इन पी टाइप एंड दिस इज एन पी एन टाइप। अब पी इन पी एन पी एन ये कौन से टाइप्स हैं, तो इसमें पी से मुराद है पी टाइप। अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब इसमें हमारे पास कलेक्टर बना होता है, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उस तरीके से आपने करना है। कलेक्टर किस चीज़ से बना है, पी। बेस किस चीज़ से बना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से। और इमीटर बना है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। इसी तरीके से आप इधर भी कर लें। ठीक है, बेस किस चीज़ से, पी टाइप से, और इमीटर हमारे पास एन टाइप से। इसमें फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो करंट है उसकी डायरेक्शन में फर्क है। इसमें इमीटर की से जाएगा, कलेक्टर की तरफ से जाएगा, ये आप एरो देख सकते हैं, कलेक्टर से इमीटर की तरफ करंट जाएगा, और इसमें इमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट जाएगा। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि इसमें होता है कलेक्टर, बेस एंड इमीटर। और फिर 2 टाइप से, पी इन पी, ए इन पी एन। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस जो है पी इन पी में बेस किस चीज़ से बना है, तो आपने याद रखना है कि एन टाइप से बना है। ठीक है, या अगर आपको ये कह दे कि पी इन पी में, या ये वाले पे कह दे कि एन पी एन में कलेक्टर कौन से सेमीकंडक्टर से बना है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. अ कंप्लीट आरसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ, तो दिस इज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, सो सिंपल. आर स्टैंड फॉर रेजिस्टर एंड सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर. तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, एंड दिस इज रेजिस्टर. कैपेसिटर आप जानते हैं कि हमारे पास क्या, टू मेटल प्लेट्स होती हैं दैट आर कनेक्टेड विद बैटरी टू चार्ज इट, एंड देन वो ख़ुद जो है अगर उसके साथ हम कोई डिवाइस कनेक्ट कर ले तो टू टाइम के लिए वो हमें चार्ज देता है. और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, और रेजिस्टर का काम होता है करंट को किसी पाथ से इनहिबिट करना, या अकॉर्डिंग टू दैट वो करता है. When a projectile attain its maximum height, its velocity decreases. देखिए ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो कि हमने थ्रो किया हुआ है, ठीक है. अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जो भी चीज़ हम थ्रो करते हैं इन द एयर, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है. अब हमने एक बाल जो है थ्रो किया, और उसने ये जो रेड पाथ आपको दिख रहा है ये इसने फॉलो किया, ठीक है, और इधर आ गया. तो ये जो पाथ इसने फॉलो किया है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. और इस केस में अगर हम बात करें तो ये ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है पैराबोलिक, ठीक है. अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इधर हमारे पास जब हम थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती हैं वर्टिकल वेलोसिटी के, ठीक है. वर्टिकल वी वाई प्लस वी एक्स, यानी दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के होते हैं, ठीक है. वी एक्स हमेशा हमारे पास एक्स एक्सिस पे होती हैं, एंड वी वाई हमेशा हमारे पास वाई एक्सिस पे होती हैं, ठीक है. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारे पास जो वी वाई कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है. जब इस पॉइंट पे आ जाता है तो हमारे पास जो वी एक्स है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस जगह पे वी वाई हमारे पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है. तो इसलिए जब प्रोजेक्टाइल हम थ्रो करते हैं एयर में, तो वेलोसिटी इस जगह पे जिस पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट है, इस पे हमारे पास वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है जो कि थ्रू द मोशन कांस्टेंट रहता है, एंड वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है. फिर जब हम नीचे की तरफ आते हैं, अब इधर वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया. नीचे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो अगेन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. इधर से जब हम स्टार्ट लिया तो वेलोसिटी का वी कंपोनेंट जो था, वाई कंपोनेंट, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है. इधर मैक्सिमम था, फिर इधर ज़ीरो हो गया. अब इधर ज़ीरो है, इधर अगेन फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये तो हो गया हमारे पास हाइट. अब इस जगह से लेकर जिधर हमने थ्रू किया है और ये जगह जिधर इसने गिर गया, ये सारा डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है रेंज, ठीक है. तो व्हाट इज रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज रेंज, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड हाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रैग फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय तो सर गोज कैवले, इसने इसको डिस्कवर किया था. अब ड्रैग फोर्स क्या है, जब भी एक कंपोनेंट, एक ऑब्जेक्ट जो है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास एक मीडियम में जा रहा है, ठीक है. दिस इज अ मीडियम, जो भी एक मीडियम है, ठीक है, एयर कह ले, वाटर कह ले. तो ये मीडियम जो है इसको रेजिस्ट करता है. अगर ये बाल इस तरफ जा रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट, तो ये उसको रेजिस्ट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. जिस तरह अगर आप पानी में कोई चीज़ गिराते हैं तो वो उस स्पीड के साथ नहीं जाता जिस स्पीड के साथ वो एयर में जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है उसका जो ड्रैग फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर. तो वो वाला जो फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है उसके मोशन को, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, ठीक है. और ये फ्रैक्शन का एक टाइप भी है, ठीक है फ्रैक्शन नहीं लेकिन उसका एक टाइप है. अब इसमें आप देख ले हमारे पास ये जहाज़ है और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ईयर को कट करके जा रहा है, ठीक है. सामने इसके सामने क्या है, ईयर है, इस तरह लेयर्स है, तो ये इसमें से गुजर रहा है. तो ईयर इसको क्या करे, बैकवर्ड, जो बैकवर्ड की साइड पे इसको फोर्स इस पे लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स. When a source of sound is moving away from a stationary listener, the frequency of the sound will. देखिए ये हमारे पास डॉपलर इफ़ेक्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया है, डॉपलर इफ़ेक्ट, ठीक है. डॉपलर इफ़ेक्ट में क्या होता है, एक सोर्स होता है साउंड सोर्स और एक होता है लिसनर,
ठीक है। जब भी सोर्स जो है साउंड की डायरेक्शन में आता है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन जब भी सोर्स अवे फ्रॉम द लिसनर जाता है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेम फॉर द केस ऑफ द लिसनर, अगर लिसनर सोर्स की तरफ आता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। अगर लिसनर सोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एक दूसरे के करीब आना आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अगर कोई अलार्म बज रहा है, आप उसके पास जा रहे, तो आपको साउंड जो है उसकी साउंड वो हाई इंटेंसिटी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि विद द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे। अवे का मतलब जब भी आता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फ्रॉम अ स्टेशनरी प्लेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विल डिक्रीज। The formation of cloud is an dash process. This is an adiabatic process. एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास आपने डिफरेंट प्रोसेस पढ़ ले हैं। आइसोथर्मल है हमारे पास, आइसोबैरिक है एंड आइसोकोरिक है, ठीक है। और द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती हैं जिसमें चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोबैरिक क्या है, जिसमें हमारे पास चेंज इन प्रेशर क्या हो, ज़ीरो हो। एंड आइसोकोरिक वो प्रोसेस जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, चेंज इन हीट जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगा। मतलब सिस्टम के अंदर न हीट आएगा न सिस्टम से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ठीक है, वेरी फास्ट प्रोसेस। अब इसका मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास एक है टायर, ठीक है, इसको कंसिडर कर लिया है, हमारे पास एक टायर है। अब ये हमारे पास इसमें एक पंक्चर लग गया, ठीक है। अब इससे आराम आराम से जो है हवा जो है निकल रही है, तो दिस इज़ नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर ये टायर जो है बर्स्ट कर जाए तो दिस विल बी एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। रैपिड एक्सपेंशन या रैपिड कंट्रैक्शन भी हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस की एक मिसाल है। तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है ये रैपिड होती हैं, इसलिए दिस इज़ एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आपने साउंड का जो ट्रेवलिंग है वो भी आपने पढ़ा होगा कि साउंड जो ट्रेवल होती हैं थ्रू द ईयर, दैट इज़ आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। जो लेप्लेस करेक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और न्यूटन ने जो है उसने कहा था कि दिस इज़ एन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन लेटर ऑन पर वो डिटरमाइन हो गया कि दिस इज़ नॉट एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इंस्टेड दिस इज़ एन एडियाबेटिक प्रोसेस, नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। द स्पेसिफिक हीट फार्मूला इज़, तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। तो C इज स्पेसिफिक हीट, तो अगर इसको हम फाइंड आउट कर ले तो Q डिवाइड बाय M डेल्टा T हो गया, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट होता क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, अगर हम किसी स्पेसिफिक यूनिट मास को, ये 1 kg को, 1 ग्राम को, जो भी आप यूनिट कह दें, उसको हम उसका टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज़ करें, 1 डिग्री, ठीक है, और उसको कितना हीट दे, 1 जूल। तो इस केस में जो स्पेसिफिक हीट होगा वो उस जो हीट होगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर गेन, तो पावर गेन का कोई भी यूनिट नहीं है, बिकॉज पावर गेन इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। अब जब हमारे पास दो सेम यूनिट हो, मैं आपको ये मिसाल कह दूँ, अगर इधर हमारे पास क्या है, करंट है और नीचे भी करंट है, तो इसका यूनिट क्या होगा, कुछ भी इसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है। ये भी पावर है, ये भी पावर है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, सेम आप ये भी याद रख लें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट गेन, तो उसका भी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट गेन भी हमारे पास बराबर होती है आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। क्वेश्चन 7 है, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ये हमारे पास हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक पेंडुलम है और ये इसका बॉब है,
और इधर इसको अटैच किया गया है। ये हमारे पास इस डायरेक्शन में जाता है और फिर इधर से आगे हमारे पास इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, अगेन फिर इस डायरेक्शन में जाता है। तो ये इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है जिधर तक ये जाता है, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट, ये वाला, एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास इसकी पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम होती है, काइनेटिक हमारे पास क्या होती है, मिनिमम होती है। लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमम जो इक्विलिब्रियम है इस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मिनिमम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी किधर मैक्सिमम हो गया हमारे पास, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हाफ mv²। अब मास ऑफ द बोब तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इधर मैक्सिमम है तो वाई इट्स मैक्सिमम, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास बराबर होती है mgh। अब इधर हमारे पास मास भी सेम है, जी भी सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इधर हाइट हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन और वेलोसिटी। द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट अ एंगल ऑफ, तो प्रोजेक्टाइल अगर हम थ्रो कर ले एट अ एंगल ऑफ 45, ये आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल को जो रेंज है, एक्चुअल इस दिस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसका रेंज के बारे में पूछ रहा है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट अ एंगल ऑफ 45, ठीक है, ये रेंज के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास दिस इज़ रेंज, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ रेंज, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज़ पर एंगल 10, दिस इज़ पर 30, दिस इज़ पर 45, दिस इज़ पर 60 एंड दिस इज़ पर 80। तो आप खुद देख ले कि हमारे पास 45 एंगल पे इसका रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। When light travel from air to water, what will change? तो जब भी लाइट हमारे पास एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो उसके कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे पहले इसकी वेवलेंथ एंड डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। डायरेक्शन क्यों चेंज होती है एंड वेवलेंथ क्यों चेंज होती है, और साथ में इसका स्पीड जो है, स्पीड वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और साथ में इसका स्पीड जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है। क्या होता है, चेंज। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है क्यू में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम एयर में लेके आए फिर वाटर में लेके आए तो इसका ये भी चेंज होता है, ठीक है। तो अब स्पीड और ये सारी चीज़ें क्यों चेंज होती है, सबसे पहले बात ये है कि जब ये एयर से जाता है वाटर में तो दिस इज़ लेस डेंस एंड दिस इज़ मोर डेंस, ठीक है। तो जब लेस डेंस से मोर डेंस की तरफ जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमारे पास चेंज होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज़्यादा है, मोर डेंस मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको चाहिए था कि इस डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन ये बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया, बिकॉज ऑफ द हाई मोर डेंसिटी और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरी बात यह है कि जब इससे जाता है एयर से वाटर की तरफ तो इसका स्पीड भी हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड द रीज़न अगेन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वेवलेंथ क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज आपको पता है कि c इज इक्वल टू लेमडा एफ, ठीक है। स्पीड हमारे पास किस चीज़ बराबर होती है, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास स्पीड जो है, अगर इसमें मैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का निकालूँ या फ्रीक्वेंसी का निकालूँ तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर जाए c/लेमडा। अगर हमारे पास स्पीड डिक्रीज होता है, और ये आप याद रखना है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी जो है, लाइट का फ्रीक्वेंसी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चाहे ये एयर टू वाटर जाए या वाटर टू एयर आए, जिस मीडियम से किधर भी जाए, लेकिन इसका ये चीज़ कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये डिक्रीज होता है तो ये भी इसके साथ डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए अगर सी इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा, अगर सी डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होगा। अ जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घरों में जनरेटर होंगे,
जिसमें आप पेट्रोल वगैरह डालते हैं और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख ले, दिस इज़ अ बल्ब, ये हमारे पास एक जनरेटर है, इसके अंदर ये कॉइल लगा हुआ है, दिस इज़ अ मैग्नेट, और इधर आप लाइट को देखते जाएं, इधर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपसे मोटर का पूछा जाए कि व्हाट इज़ मोटर, तो मोटर कन्वर्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। द फार्मूला फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज, तो सबसे पहले इसको समझते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन को। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। जब हमें हाई वोल्टेज चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं स्टेप अप, और जब हमें कम वोल्टेज चाहिए होती है तो हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन। तो अब आप देख लें कि आपके घरों के नज़दीक जो ट्रांसफार्मर होते हैं दैट इज़ स्टेप डाउन, क्योंकि हमें कितना चाहिए होते हैं 220 वोल्ट, और जो ग्रेड स्टेशन में होती हैं वो उसमें हमारे पास हज़ारों के तादाद में हमारे पास उसकी वोल्टेज होती हैं, तो उधर स्टेप अप यूज़ होता है। ठीक है, तो अब स्टेप अप के लिए आपने क्या यूज़ करना है कि जो भी स्टेप अप होगा उसका जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, और जो हमारे पास स्टेप डाउन होगा उसका वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। अब आपने एक रिलेशन याद करना है कि हमारे पास वोल्टेज बराबर होती है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये कॉइल हमारे पास कितनी दफ़ा इसके इर्द गिर्द ये कॉइल हुआ है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न्स। अगर 2 दफ़ा इसके इर्द गिर्द कॉइल हुआ है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2 है। अब जबकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हमारे पास इसमें 2 कॉइल्स होते हैं, द वन इज़ द प्राइमरी कॉइल, ये वाला जो कॉइल है ये आपको दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी, एंड दिस वन इज़ द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में के लिए वोल्टेज बराबर हो जाएगा एन पी, और सेकेंडरी के लिए बराबर हो जाएगा एन एस एन वी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस। मतलब कि जितना वोल्टेज प्राइमरी है वो बराबर होगा, यानी डायरेक्टली इसका रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, यानी जितना नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में हम इंक्रीज करेंगे वोल्टेज उतना इंक्रीज होगा, एंड जितना हम इधर डिक्रीज करेंगे उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, अब स्टेप डाउन में क्या होगा, अब इसमें आप देख ले, स्टेप अप में क्या है, हमें क्या चाहिए, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए एज अ आउटपुट। तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल होता है दैट इज़ कनेक्टेड टू लोड। ठीक है, ये हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होता है, लोड के साथ। अगर हमें लोड के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप इसको आपको पता नहीं चलता कि कौन सा ज़्यादा वोल्टेज का है कौन सा कम, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को देखें। अगर नंबर ऑफ टर्न्स किसी में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये स्टेप अप है। सेकेंडरी में आपने देखना है, प्राइमरी में नहीं। सेकेंडरी में आप देखेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है वो हमारे पास क्या होगा, स्टेप अप होगा, और जिसमें कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो है कम है, इसमें आप देख लेना, इन दोनों को कंपेयर कर ले, तो इसमें ज़्यादा है इसमें कम है तो स्टेप डाउन। अब इसमें देख ले, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है तो स्टेप अप। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम रेशो में ले ले, प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी इज इक्वल टू, अब इस इधर हमने एन एन लिख दिया। ठीक है, वी वी एन एन। अब प्राइमरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी, सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी। ठीक है, तो फार्मूला पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास यही फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ पावर इज, तो यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या है, वाट है। साथ में आप ये भी याद रख ले कि पावर हमारे पास बराबर होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। अब वर्क का क्या यूनिट होता है, जॉल होता है, तो जॉल डिवाइड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और पावर हमारे पास अपनी जगह आ गया, पावर का आप कह ले कि वाट है। ठीक है, अब कभी कभार ये यूनिट भी पूछा जाता है कि हमारे पास वाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, तो स्टूडेंट वाट को देके कहते हैं कि ये पावर का यूनिट है। ठीक है, तो ये पावर का यूनिट नहीं है। अगर वाट को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ सेकंड के साथ, अगर सेकंड की जगह हावर आ जाए मिनट आ जाए कोई मसला नहीं है। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा जौल के, तो जौल किसका यूनिट हो गया, एनर्जी और वर्क का। ठीक है, अ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट AC इनटू DC। ठीक है, तो रेक्टिफायर आपने पढ़े हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल टू मेक अ गेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन। तो पोलीमराइजेशन ये आप देख सकते हैं हमारे पास
इसमें क्या होती है, मोनोमर्स होती हैं, आप इधर देख ले, दीज आर मोनोमर्स, और जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीमर, तो दिस इज पॉलीमर। एंड प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी आप लिख ले, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होती हैं, किसी भी जगह पे एक ही वैल्यू होगी, लेकिन जो वर्टिकल है इधर जाने तक हमारे पास वर्टिकल जो है वो डिक्रीज होती हैं, और फिर इधर आने तक वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। द वेव दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज मैकेनिकल वेव। दो टाइप्स के वेव्स हमारे पास है मेनली, द वन इज द मैकेनिकल वेव एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव पर फर्दर डिवाइड है इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो फिर इसके फर्दर भी डिविजन्स है, बस इतना आप याद रख रहे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास जो आपको लाइट आपको दिख रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। और साथ में इसके एग्जांपल्स भी आप सब कुछ देख लें। अब मैकेनिकल के लिए हमेशा मटेरियल की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको कह दूं कि साउंड है, तो साउंड वैक्यूम में नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लाइट कह दूँ तो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि लाइट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मैकेनिकल नहीं है, इसलिए लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। एट द क्लोज एंड ऑफ अ पाइप इन विच अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप देयर इज अ नोड। तो सबसे पहले नोड एंड एंटी नोड को समझते हैं कि नोड क्या चीज़ है एंड एंटी नोड क्या चीज़ है। तो ये वाला जो पॉइंट है जिधर पे हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड है या जो इसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्यों ज़ीरो है, मतलब रेस्ट स्टेशन पे है, ठीक है। तो इसका जो मीन पोजीशन है, दीज आर नोड्स, और जो इसका मैक्सिमम पोजीशन ये वाला होता है, दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। तो जो भी अगर आप पाइप ले ले, कंसिडर करें कि दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज, तो जो ओपन वाला होगा उस पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, यानी इस तरह बनेगा, ठीक है। ठीक है, इस साइड पे हमेशा क्लोज बनेगा, जो क्लोज साइड होगा उस पे हमारे पास क्या बनेगा, नोड बनेगा, ठीक है। और जो ओपन साइड होगा उस पे हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड ट्रेवल इन ईयर अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोपगेशन। उसने ये कहा कि हमारे पास ये जो साउंड है, दिस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कंट्रैक्शन जिधर होगी उधर टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जो रिफ्रैक्शन होगी उधर हमारे पास क्या नाम है, टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके अंडर हमारे पास साउंड क्या होगा, ट्रेवल करेगा, और इधर से इधर हमारे पास जो हीट होगा वो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद लेप्लेस जो है आया और उसने बताया कि नो, दिस इज़ नॉट अंडर आइसोथर्मल, दिस इंस्टेड दिस इज़ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि साउंड इतनी तेज़ी के साथ इससे गुजरता है कि हमारे पास इसको हीट ट्रांसफ़र का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कशन की डियाबेटिक प्रोसेस में, कि डियाबेटिक प्रोसेस हर वो प्रोसेस है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, टायर बर्स्टिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। करंट इज़ मेजर्ड बाय एम मीटर, ठीक है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, उसको मेजर करते हैं एम मीटर। अगर वोल्टेज के बारे में पूछा जाए तो उसके हमारे पास है वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज जीरो, एंड रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वैक्यूम में हमारे पास मीडियम नहीं होता, एंड साउंड हमारे पास क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव को हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है, अगर मीडियम नहीं है तो उसका वेलोसिटी नहीं है। इफ वेलोसिटी इज डबल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर।
यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के। अगर वेलोसिटी हम 2 टाइम इंक्रीज करते हैं 2 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी हमने डबल कर दिया 2 कर दिया, तो इसके अगर हम स्क्वायर ले लें काइनेटिक एनर्जी पे तो हमारे पास बन जाएगा 4v स्क्वायर। ठीक है, तो अब 4 हमारे पास तो अलग से आ गया। ठीक है, एंड v स्क्वायर हमने बराबर किया था काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टार्क एंड एनर्जी है सेम यूनिट्स, तो टार्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, मतलब न्यूटन मीटर, और एनर्जी हमारे पास बराबर होती है जूल के। ठीक है, यानी जूल हमारे पास किस चीज़ की यूनिट है, वर्क डन की। ठीक है, अब वर्क डन हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो, एफ मल्टीप्लाई बाय डी, तो एफ के साथ आ गया, और आर का क्या यूनिट है, मीटर, और डिस्टेंस का क्या यूनिट है, मीटर, तो न्यूटन मीटर एंड दोनों बराबर हो गए। अब जब इसका यूनिट सेम हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसके डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपने ये दोनों याद रखना है कि टार्क एनर्जी का डायमेंशन भी सेम है, डायमेंशंस, और इसके यूनिट्स भी सेम है। अ फ्यूज इज अ प्लेस इन सीरीज विद अ सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो फ्यूज हम उस जगह पे लगाते हैं जिधर हमें करंट के इंक्रीज होने का खतरा हो। जब भी करंट इंक्रीज हो जाता है तो वो फ्यूज़ जो है वो इस तरह एक बारीक सा एक तार होता है जो कि हमें दो चीज़ों को, दो सर्किट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब भी करंट इंक्रीज़ होगा ये ख़ुद इधर फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, जल जाएगा, और ये जो कनेक्शन है करंट का ये कट हो जाएगा। जब ये कट हो जाएगा तो इधर जो हमारा कोई चीज़ होगा, कोई प्रीज़र वगैरह सारी चीज़ें, बल्ब, पेन वगैरह, तो वो जलने से बच जाएंगे। If a wire is cut into two equal halves, then the resistance of each half will be half of the resistance of the, तो आपको पता है रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। अब एक वायर को हमने 2 हाफ्स में कट किया, ये हमारे पास एक वायर था, इसको हमने कट किया इधर एंड इधर। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच हाफ विल बी हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके मुकाबले में क्या होगा, हाफ होगा। इसका रेजिस्टेंस R1 का रेजिस्टेंस कितना होगा, R बाय, यानी अगर इसका R है तो इसका R बाय 2 और इसका भी R बाय 2, तो दिस R इज द ओरिजिनल will be half of, this is half of the resistance of the original wire. If the mass of a body is 100 kg on earth, find the weight, तो weight आपको पता है बराबर है mg के, तो मास हमें गिवन है 100 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर अप्रॉक्सीमेट हम कह लें। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आप कहेंगे तो हमारे पास दिस इज 1000, अगर एग्जैक्ट आप करेंगे तो फिर हमारे पास बनेगा 9.8, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ 980, तकरीबन 980 या 981 न्यूटन। और यूनिट इसका आपने याद रखना है कि हमारे पास इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स एंड वेट दोनों का यूनिट हमारे पास क्या है, वेट, क्योंकि वेट भी हमारे पास एक फोर्स ही होता है। टाइम अप्लाइड ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये हमारे पास फार्मूलाज जितने भी प्रोजेक्टाइल के हैं, रेंज के फार्मूलाज, और इसके टाइम अप्लाइड, टोटल टाइम अप्लाइड, टाइम टू रीच द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट, और रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, ये सारे फार्मूलेज आपने याद रखते हैं। Next is the period in which work done in moving a body is a closed path is 0, तो सिंपल इसका मतलब ये है कि वो कौन सा पीरियड है जिसमें वर्क डन जो है एक बॉडी का किसी क्लोज पाथ में 0 होता है, तो दैट विल बी अ कंजर्वेटिव पीरियड। तो कंजर्वेटिव पीरियड में हमेशा वर्क डन जो होता है एक क्लोज पाथ में वो हमारे पास 0 होता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रैक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस है और इनके फील्ड्स आप कह लें, या ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड्स है। इसमें वर्क डन जो है इन अ क्लोज पाथ दैट विल बी इक्वल टू 0, और इसके प्रूफ है, फिजिक्स बुक अपने उठा ले उसमें है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब मीटर के लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ, और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं टी, तो जब टी ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। ठीक है, और इसको आपने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना है।
डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज, तो मोमेंटम हमारे पास बराबर होती है एम वी के, ठीक है। तो एम हमारे पास किस चीज़ के बराबर, मास है, तो मास के लिए हम यूज़ करते हैं एम, और वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि एल टी इनवर्स के बराबर होती है, और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर ले। आप इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो M1 L1 और T -1। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वेंटर मीटर, तो इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द फ्लो रेट। आपने पढ़ा होगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्लो रेट। तो फ्लो रेट क्या है, जितना इसका जो एरिया है, ठीक है, इस पाइप का, और जिस वेलोसिटी के साथ ये पानी जो है या कोई भी फ्लूइड इससे जा रही है, दैट विल बी इक्वल टू फ्लो रेट, और इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग FNS के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% टेस्ट पासिंग गारंटी कोर्स, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में आपको 13 टाइप्स के वर्बल के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मोस्ट रिपीटेड MCQs होंगे। इसके साथ नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एकेडमिक के लेक्चर आपको मिलेंगे, एंड पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होता है उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी आपके FNS के इनिशियल टेस्ट में जो 4 टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पर्सनालिटी टेस्ट, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उनके नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। अब इस कोर्स की जो फ़ी है वो है 5000। ज्वाइनिंग के लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करनी है। अच्छा, मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 2 वर्बल मॉक टेस्ट। हर वर्बल मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 84 MCQs, और सारे पास्ट पेपर के होंगे जो आपके टेस्ट में आएंगे, एग्जैक्टली यही। और हर टेस्ट के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे 30 मिनट का टाइम, क्योंकि आपके SRC में भी इतना टाइम ही आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको मिलेंगे 2 नॉन वर्बल मॉक टेस्ट। हर नॉन वर्बल मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 64 MCQs और 30 मिनट का टाइम, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ MCQs मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो आपका इनिशियल टेस्ट में होगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 एकेडमिक मॉक टेस्ट होंगे। हर मॉक टेस्ट में आपको 50 MCQs मिलेंगे फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और हर एकेडमिक मॉक टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको स्पेशल एक इंग्लिश ग्रामर पे एक मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें 50 MCQs होंगे, और ये सारे ग्रामर के MCQs होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ग्रामर का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए ये आपके लिए एक बोनस सा टिप है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस कोर्स का है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको दूसरे एकेडमीज जो है वो इसके सेपरेट चार्जेस करते हैं 3 to 4,000 आफ्टर योर इनिशियल टेस्ट, बट हम आपको इसी फ़ी में 5000 में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाएंगे, ठीक है। और साथ में हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें आपको मेंटोर यानी मैं बजाते खुद अवेलेबल होऊंगा और आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है, आपके अप्लाई से लेकर आपके लेटर आने तक। तो ज्वाइनिंग के लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करनी है 0318467747, ठीक है। तो जैसे ही आप कांटेक्ट कर देंगे, हम आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह और किस तरीके से ज्वाइन करनी है वो बता देंगे, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समझ आए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फाउंड एंड, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इस एलिमेंट में कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा। तो बजाय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपको पता है पीरियड टेबल में 2 चीज़ें हैं, एक होती है मेटल, एक होती है नॉन मेटल। तो जब 2 मेटल्स मिलते हैं तो उनसे एक बॉन्ड बनता है, एंड दैट इज़ मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। 2 मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है। जब मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड आता है तो दैट विल बी द आयनिक बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये 2 बॉन्ड हो गए। थर्ड बॉन्ड हमारे पास बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, प्लस नॉन मेटल। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ये एलिमेंट और साथ इसमें N एलिमेंट पे होना चाहिए लोन पेयर, यानी ये जो एलिमेंट्स है N पे होने चाहिए लोन पेयर। जब N के साथ किसी दूसरी एटम का हाइड्रोजन मिलता है तो ये बनाता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लाइक कैसे,
हमारे पास वाटर मालिक्यूल है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर मालिक्यूल है। अब इस ऑक्सीजन पे है हमारे पास लोन पेयर, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, मेटल और नॉन मेटल, मेटल के दरमियान लाइक आयरन है, तो आयरन के दरमियान, आयरन क्यों, चूँकि मेटल है तो एक आयरन दूसरे आयरन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड, तो कोवेलेंट नहीं होगा। अब मेटल नॉन मेटल का एग्जांपल ले ले, हमारे पास NaCl है, तो NaCl में सोडियम पॉजिटिव मेटल है, क्लोरीन नेगेटिव, हमारे पास नॉन मेटल है, इसमें बनता है आयनिक बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास अगर मैं इधर मिसाल ले लूँ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच साइंटिस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पीरियोडिक टेबल। तो दिस इज मेंडलीफ, और उन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियड टेबल को, ये जो एलिमेंट्स है इन द फॉर्म पीरियड टेबल, इनको अरेंज किया हुआ था। और साथ में आप ये भी याद रख ले कि इन्होंने अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। जो अभी रिसेंट पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, लेकिन जो इससे पहले वाला था मेंडलीफ वाला, दैट वाज एटॉमिक मास। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ हीलियम, तो इसमें आप देख ले कि सारे के साथ हमारे पास एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है, इनका एटॉमिक मास है। तो मेंडलीफ वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड ऑल दीज एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रायड और ये सारी चीज़ें किए थे, लेकिन मेंडलीफ ने सबसे पहले ये काम किया था। नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन लॉ इज़ अ लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये आपको पता है, एंड इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, एंड उसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज इन द मिक्सचर। आप ये हमारे पास एक कंटेनर आप ले लें, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारे पास नियॉन है। अच्छा, ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ये हीलियम हो गया, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर, जो लॉ पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ है, इसमें एक कंडीशन ये है कि गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग। ये जितने भी गैसेस होंगे ये सारे क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगे, मतलब इनके दरमियान एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं हो सकता। अब इसमें अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डालूंगा तो इसका दरमियान रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम है, अगर मैं उसको सेपरेट किसी कंटेनर में रख लूँ, यानी इधर मैं ऑक्सीजन रख दिया इधर, और इधर मैंने क्या रख दिया, हाइड्रोजन, तो इधर जो इनका पार्शियल प्रेशर है इन दोनों में, तो उसको अगर मैं सम अप कर दूं तो हमारे पास इनका पार्शियल प्रेशर बराबर होगा इसी कंटेनर में इनका सम के, ठीक है। तो ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कली इज़ अ, तो अल्कली हमारे पास क्या है, बेसिस है। देखिए पीरियड टेबल में हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेस है, और किस वजह से हम उसको कहते हैं, जो हमारे पास मेटल्स हैं, तो मेटल के ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है होती हैं, ये हमारे पास होती हैं बेस, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स और ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, ठीक है। तो अल्कलीज जो है या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे हमारे पास क्या है, बेसिस है। नेक्स्ट हमारे पास है डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, तो ये हम सिंथेसिस ऑफ सोडियम के लिए, सोडियम मेटल जो है इसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसमें हमारे पास होता है एक कैथोड जो कि हमारे पास बना होता है आयरन से, और एक हमारे पास इसमें होता है एनोड जो कि हमारे पास बना होता है कार्बन से, ठीक है। और इसमें हम डालते हैं सोडियम क्लोराइड और उससे बनता है क्लोरीन गैस, साथ में सोडियम मेटल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ईथेन इज स्प्रैंगली सॉल्युबल एन। स्प्रैंगली सॉल्युबल का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ठीक है। जो इनसॉल्युबल एक चीज़ होती है किसी सब्सटेंस में, तो इसको हम इनसॉल्युबल या स्प्रैंगली सॉल्युबल कहते हैं। तो चूंकि ईथेन हमारे पास क्या है, दिस इज़ हाइड्रोकार्बन, और ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर, ठीक है, एंड वाटर इज पोलर। तो आपको रूल का पता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर पोलर में सॉल्व होती है, नॉन पोलर में, क्योंकि वाटर जो है हमारे पास पोलर है एंड ईथेन इज नॉन पोलर, दैट्स व्हाई इट्स स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर या सॉल्युबल एट सम एक्सटेंट, ये भी आप कह सकते हैं। विच सीरीज इंक्लूड द हाइड्रोजन एटम, तो ये हमारे पास क्या है, बाल्मर सीरीज है।
विच मॉडल शोज़ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी उसके मुताबिक बराबर होती है -1312 किलो जाउल पर मोल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी शेल का जो है एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक बम या एटम बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये प्रिंसिपल हमारे पास है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियाई होती है और इसके साथ एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन उसके साथ टकराती है और वो फर्दर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूक्लियाई है, ये आ गया न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन आगे जाके फर्दर न्यूक्लियाई को क्या करता है, उसको स्प्लिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट एस। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो हमारे पास है कूलम मीटर, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, लाइक दिस इज़ वन चार्ज एंड दिस इज़ अदर चार्ज। ठीक है, तो इनके दरमियान ये जो आर है, ये दिस इज़ द डिस्टेंस दिस वन, और चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको डायपोल मोमेंट देगा। और चूँकि चार्ज का यूनिट है वो हमारे पास कूलम है, एंड रेडियस जो है ये हमारे पास लेंथ का एक टाइप है, तो हमारे पास इसका मीटर हो गया। तो कूलम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स ट्यूब। तो जब ये हमारे पास स्ट्राइक करते हैं टारगेट मेटल एनोड पे, तो ये हमारे पास क्या कहता है, एक्स रे प्रोड्यूस करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तोड़ है हमारे पास, इससे इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में ये एनोड है, इसको स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइकिंग के साथ ज़ाहिर बात है हीट भी प्रोड्यूस होगा। एंड दिस इज़ द एक्स रेज, ये वो रेज़ है जो कि प्रोड्यूस होती है, आप इनको पता भी होगा। एक्स रेज़ इसको नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके बारे में उसको मालूमात नहीं था कि ये कौन सा रेज़ है, इसलिए उन्होंने इस रेज़ को एक्स का नाम दिया। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना किसी चीज़ को जिसका हम वैल्यू नहीं पता तो हम इसको एक्स कह देते, लेट्स से दिस इज़ एक्स। तो इसी तरीके से रेज़, इन रेज़ को जो इसका ओरिजिन उनको मालूम नहीं था, कुछ पता नहीं था कि इस तरह प्रोड्यूस हो गए, किस तरह प्रोड्यूस नहीं हो गए, तो इसलिए उनको रेज़ का नाम दिया गया एक्स रेज़। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एज। तो हमेशा आपने याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, रिलीज़ होती है। और जो एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक, इसमें हीट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, यानी आपने सिस्टम को देना होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ अल्कोहल एंड दिस इज़ RC डबल बॉन्ड OH। ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनाता है RC डबल बॉन्ड OR एंड प्लस हमारे पास। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखना कि जब भी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वो हमारे पास लॉस होता है, इधर से हाइड्रोजन और इधर से हमारे पास क्या होता है, OH निकलता है। ठीक है, बस स्टूडेंट का ये ख्याल है कि ये एसिड है इसलिए इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा OH और इधर से निकलेगा हाइड्रोजन और हमारे पास ये बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर एस। तो वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है एंड दैट इज़ H2O। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला होता है ना, सिंपलेस्ट किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला, दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला, या जो सिंपलेस्ट रेशो होता है किसी फार्मूले में। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो। लाइक मैं आपको मिसाल दे दूँ, दिस इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर इसको मैं HO लिखूँ तो दिस इज़ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब मैं आपको ये कह दूँ कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ
NaCl। एंड आपको मैं NaCl की जगह मैं इधर लिख दूँ आपको टेबल साल्ट। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि इट्स NaCl, बी ऑप्शन आपको दे देता हूँ कि Na2Cl2, सी ऑप्शन आपको दे देता हूँ कि नन ऑफ दीस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ये ख्याल होगा कि दिस इज़ NaCl, ये आप कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीस। क्यों? बिकॉज टेबल साल्ट इज़ आयनिक कंपाउंड। क्या है? एन आयनिक कंपाउंड का कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए हम आयनिक फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड उसके लिए जो दूसरा नाम है जो मॉलिक्यूलर मास जिस तरह हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम फार्मूला मास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए आपने याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड है नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉ इन विच टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। एंड बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर आप इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास उस कंटेनर में जो लिक्विड होगा, जो गैस होगा, दैट विल डिक्रीज़। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास इस कंटेनर में हमारे पास गैसेज हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि ये जो लाज हैं दीज आर फॉर गैसेस। ठीक है, जितने भी लाज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल लॉ, दीज आर फॉर गैसेस नॉट फॉर लिक्विड और अदर थिंग्स। तो ये आप देख सकते हैं ये एक प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है। जैसे अप्लाई होता है तो हमारे पास क्या होता है, इधर भी आप देखते जाएं तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज़ होता है। एंड साथ में आप इसका जो ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। ठीक है, तो साथ साथ में आप ये चीज़ें भी याद रख लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, लिपिड डिज़ोल्व इन। तो लिपिड हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोरस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, लाइक एसीटोन या बेंजीन या दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोप्स एटम्स हैव डिफरेंट डैश। तो आइसोटोप्स के जो एटम्स हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, और इसमें जो प्रोटॉन होती हैं या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होती है, साथ में इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो मास नंबर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज सेम। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिव्स। तो देखिए, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का हमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। आप साथ में ये भी याद रख लें कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमें उस एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर के बारे में बताता है। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये जब आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन का टर्म तो इसके साथ आपने मस्ट यूज़ करना है एटम का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे कि 11। अगर मैं आपको कह दूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी है तो आप बोलेंगे कि 10। अगर मैं कह दूँ कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं कि आप बोलेंगे कि 11। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन तो आपने कर दिया कि 11 है, तो फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 10 क्यों है। तो आपने आंसर ये करना है कि एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इन न्यूट्रल स्टेट। एटम की हालत में अगर ये आयन में चेंज होता है तो फिर ये डिफिनीशन रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, विच गैस इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने डिफरेंट बिल्डिंग्स में देखा होगा, कुछ इस तरह होता है और इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हम यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्रिवेंट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रिवेंट ऑक्सीजन सप्लाई। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि जो फायर होती है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यही रोल होता है और इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंट्स। तो नेल पॉलिश में हमारे पास एसीटोन यूज़ होता है एंड ये आप देख सकते हैं ये एक लिक्विड होता है और जैसे ही इसको लगा देते तो वो नेल पॉलिश जो है वो रिमूव होता है एंड लड़कियों को ये खूब पता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हु डिस्कवर्ड एटम। तो जॉन डाल्टन जो है सबसे पहले उन्होंने एटम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे पास है विच गैस इज़ यूज इन द सिगरेट लाइटर।
तो सिगरेट लाइटर में हमारे पास ब्यूटेन यूज़ होता है, ये आपने देखा होगा। और वैसे भी घरों में कभी कभार चूल्हा जलाने के लिए यूज़ होता है, बाकी जगहों पे भी यूज़ होता है, तो ये आपने देखा होगा। इसमें हमारे पास ब्यूटेन यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर। तो ये आपका एक रूल का पता होना चाहिए कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। तो बेंजीन हमारे पास है नॉन पोलर, तो जो नॉन पोलर चीज़ होती है वो हमेशा नॉन पोलर को ही डिज़ोल्व कर सकता है और उसके लिए सॉल्वेंट बन सकता है। तो हमारे पास स्पेट्स नॉन सॉल्युबल, रीज़न जो है वो भी नॉन सॉल्युबल है, आयोडीन जो है I2 फॉर्म ये भी नॉन पोलर है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, दैट इज़ सॉल्युबल इन बेंजीन, और बेंजीन इसके लिए सॉल्वेंट काम करती है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कौन सा कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट यानी के जो है वो हमारे पास क्या हो, उनके यूनिट सेम हो। तो सबसे पहले आपको पता है कि रेट हमारे पास बराबर होती है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर और टाइम का होता है सेकंड, तो ऊपर जाके पर सेकंड बन सकता है, या आपके पता है मोल। इसके अलावा एक और यूनिट भी है, मोल पर डीम क्यू पर सेकंड। तो यूनिट है ये किसका, रेट का है, ठीक है। अब हम के जो है रेट कांस्टेंट जिसको कहा जाए, इसका यूनिट हम निकालते, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कंसनट्रेशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। इधर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने के का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ये दोनों चीज़ें यानी रेट बराबर हो जाए के का। तो इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, अगर हम इन ऑर्डर्स को ज़ीरो पुट कर लें, ज़ीरो, तो आपको पता है किसी भी चीज़ के ऊपर जब ज़ीरो आता है पावर, तो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर इन दोनों के जरिए दोनों के ऊपर हम क्या कर लें, ए के ऊपर भी हम 1 0 लगा दें एंड बी के ऊपर भी हम क्या कर लें, 0 लगा दें, तो हमारे पास हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के। तो अब जब दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर हो जाए, इसके इक्वल साइन आ जाए, तो इसका मतलब ये कि इनका यूनिट भी सेम होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि रेट एंड जो रेट कांस्टेंट है इनका यूनिट जो है तब सेम हो सकता है जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया होगा, 0 होगा। अब दूसरे का भी आप निकाल सकते हैं, लाइक सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उसके यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। रेट का तो सेम यूनिट है, ये वाला यूनिट है इसका, ठीक है, ये वाला, लेकिन इसका चेंज हो सकता है, जो के की वैल्यू है इसका चेंज हो सकता है, और आपने इसको मालूम करना कैसे होगा, रेट डिवाइडेड बाय दिस थिंग, ठीक है। तो आपने इसको फाइंड आउट करना है एंड देन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन कैन गिव। तो ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन हमें क्या देता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन देता है। कैसे देता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये हमारे पास है एक अल्कीन CH3, इधर मैंने लगा दिया, इधर हमने BCH3 लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और इधर मैंने CH3 लगा दिया। अब ये कौन सा कंपाउंड है, सबसे पहले इसको हम नेम करते हैं, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे पास 2 पे हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल, इसका हम नेमिंग करते हैं 2 मिथाइल, और हमारे पास 4 कार्बन है, तो हमारे पास ब्यूट 2 इन। तो ये इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। अब हमने किस तरह इसके ओजोनलिसिस करनी, बाकी इसका तो पूरा एक प्रोसीजर है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि शॉर्टकट के थ्रू आपने कैसा करना है। आपने जिधर ये डबल बॉन्ड होना, इसके दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है, लाइक इस साइड पे भी ऑक्सीजन और इस साइड पे भी ऑक्सीजन, बाकी आपने सेम वही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो ये CH3 हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर CH3 हो गया, ठीक है, इस वाले के साथ। अब इन कंपाउंड को आपको सही तरीके से लिख लें तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं इस वाले को लिखता हूँ कि ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। साथ में इसको आप रीअरेंज कर ले तो हमारे पास C डबल बॉन्ड, ये CH3 हो गया और इस साइड पे भी CH3, तो ये हमारे पास क्या है, कीटोन, ठीक है। अब अगर इधर हमारे पास क्या होता है, इधर भी हाइड्रोजन होता तो फिर ये भी कीटोन बनता, अल्डिहाइड बनता, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत इजी सा मेथड है, इस तरीके से आप दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास एक अल्डिहाइड है, एक कीटोन है, या 2 अल्डिहाइड है या 2 कीटोन है, ये कौन से अल्कीन के ओजोनलिसिस से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस तरह दिया जाए कि ये हमारे पास क्या है,
एक CH3 इधर हो गया, इधर भी CH3 हो गया, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, CH3 है, और इस साइड पे CH2 CH2 CH3 है, ठीक है। ये आपको एक दो टाइप के कीटोन गिवन है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन से कीटोन है। अब मुझसे ये पूछा गया है कि ये कौन से अल्कीन के ओजोनोलिसिस से बना हुआ है, तो बहुत सिंपल मेथड है। जिस तरह आपने उधर ऑक्सीजन लगाया था ना, तो इधर आप उसी तरीके से इसको रीअरेंज कर दें, CH3 CH3, ठीक है। और इस साइड पे भी ऑक्सीजन लगा दे, ऊपर हमारे पास CH3 आ गया, नीचे की तरफ CH2 एंड CH3। अब आपने क्या करना है, इस तरह आपने ऑक्सीजन उधर लगाया था, इधर से आप ऑक्सीजन रिमूव कर लें, ठीक है। और हमारे पास ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3, और इधर से हमारे पास CH2 और दूसरे साइड पे भी हमारे पास CH3। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको नेमिंग करना है। नेमिंग आपने कौन से साइड से करना है, हमारे पास इधर हमारे पास CH3 है, और इधर हमारे पास एक लॉन्ग ग्रुप है, तो आपने इसकी नंबरिंग करनी है, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा अल्कीन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपने इसकी नंबरिंग करनी है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था, दोनों को आपने याद रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।